नई बहू लाई दहेज में टमाटर। बिरजू बाजार में टमाटर बेचने का काम करता था और टमाटर बेचकर ही अपने घर को चलाया करता था। बिरजू दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी ज्योति को पढ़ा लिखा कर एक काबिल लड़की बना देता है। ज्योति दिखने में काफी सुंदर थी। ऐसे ही एक दिन बिरजू अपने घर में अपनी पत्नी कौशल्या से ज्योति की शादी की बातचीत करते हुए बोलता है। अरे भाग्यवान, अब तो हमारी बिटिया भी बड़ी हो गई है, लेकिन आजकल के समय में शादी ब्याह करना आसान बात नहीं है। अरे आजकल सभी को अच्छा खासा ध्यान रखे चाहिए होता है, उसके बाद ही एक लड़की की शादी किसी अच्छे घर में होती है। वरना जैसे मैंने अपना जीवन गरीबी में काटा है, वैसे ही मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ज्योति भी काटे। बात तो ठीक है, लेकिन आपको पता है ना हम कितने गरीब हैं। हम तो अपनी बेटी की शादी में दान दहेज भी नहीं दे सकते, क्योंकि आप सिर्फ ये टमाटर बेचने का काम करते हैं और ये टमाटर बेचकर कितना दहेज जमा कर पाएंगे। अरे तुम चिंता मत करो, इतना सब कुछ हुआ है, आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा। यहाँ माता पिता को ज्योति की शादी की चिंता सता रही थी, तो वही दूसरी तरफ ज्योति ने अपने सपनों का राजकुमार खुद ही ढूंढ लिया था। दरअसल ज्योति एक अर्जुन नाम के लड़के से बेहद मोहब्बत करती थी। अर्जुन शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। बहुत बड़ा बंगला, घर में नौकर चाकर और बहुत सारी गाड़ियाँ थी। ऐसे ही एक दिन ज्योति अर्जुन से बोलती है। क्या हुआ आरती, तुम्हारी अम्मी ने क्या कहा? आमिर, मेरी माँ तो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि घर वाले कभी भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे। आजकल के टाइम में कौन जात पात और कौन धर्म को देखता है। प्यार तो धर्म और जात पात दोनों से बड़ा होता है, लेकिन फिर भी हमारे माँ बाप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आरती, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम बस एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, शादी होगी तो सिर्फ हमारी होगी, वरना हम दोनों कभी शादी नहीं करेंगे। अगर घर वाले नहीं भी मानते हैं तो भी मैं तुमसे ही शादी करूंगा। ऐसे ही शाम को अर्जुन अपनी माँ देविका से ज्योति के बारे में बात करता है। सारी बातें सुनने के बाद देविका अपने बेटे से बोलती है। बेटा, तुम्हें तो पता है ना कि हमारा शहर में कितना नाम है, और जैसा कि तुमने ज्योति के बारे में बताया, उसके पिता टमाटर बेचने का काम करते हैं। आखिर ये रिश्तेदार हमारे बन पाएंगे? और आजकल ये प्यार होना बहुत कॉमन बात है। बेटा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम शादी कर लो। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ माँ, और सच बताऊँ तो मैं ज्योति से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि ज्योति अमीर है या गरीब, मुझे बस उसी के साथ रहना है। तुम्हें पता है ना, शादी बराबरी वालों के साथ ही करना सही रहता है, और हमारी साइड में कितना लेन देन होता है, वे लोग नहीं कर पाएंगे। अरे अपने बारे में तो नहीं सोचा, कम से कम ज्योति की फैमिली के बारे में तो सोच ले। माँ, एक बार ज्योति से मिलकर तो देखो, आपको ज्योति बहुत पसंद आएगी। उसके बाद ना आप सारा लेन देन भूल जाओगी। ज्योति बहुत अच्छी है। बेटा, मैं उस लड़की से मिलकर क्या करूंगी? शादी सिर्फ ज्योति से ही नहीं होनी। शादी का मतलब होता है कि लड़के लड़की के साथ उसकी पूरी फैमिली भी इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। और तुम बच्चे हो, अभी तुम्हें कुछ नहीं पता। माँ, आप भी सुन लो, शादी करूंगा तो सिर्फ ज्योति से, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। इतना बोलकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक दिन देविका मॉल में शॉपिंग करके बाहर आ रही थी। तभी अचानक से देविका को चक्कर आ जाता है और वे नीचे गिर जाती है। आसपास के सभी लोग उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि देविका की मदद करती है, उसे पानी पिलाती है। थोड़ी देर में देविका को होश आ जाता है और देविका लड़की का शुक्रिया अदा करती है। दरअसल वह लड़की और कोई नहीं बल्कि ज्योति थी। देविका और ज्योति की पहली मुलाकात कुछ इस तरह से होती है। देविका को ज्योति बहुत पसंद आती है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि ज्योति ही उसके बेटे की पसंद है। अरे बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, सच में तुम बहुत अच्छी हो। आसपास के सभी लोग इस बात का फायदा उठाकर अपने अपने व्यूज बढ़ाने के लिए मेरा वीडियो सोशल मीडिया पर डालने के लिए वीडियो बनाना शुरू कर रहे थे, और एक तुम थी जो मेरी मदद करने के लिए आगे आई। सच में तुम जिस घर में जाओगी ना, उस घर में खुशियाँ भर दोगी। आंटी, आपको तो पता है ना, आजकल की दुनिया ना दिखावे के पीछे कुछ ज्यादा ही भाग रही है, और लोग दिखावे के पीछे कुछ इस तरह से पागल है कि उनके अंदर कोई इंसानियत ही नहीं है। मानो इंसानियत मर गई हो। वे भूल गए हैं कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें उनकी जरूरत है। खैर, ये सब बातें तो होती रहेंगी। मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। हाँ बेटा, मुझे घर तक छोड़ दो। देविका ज्योति को अपनी कार में बिठाकर अपने घर तक ले जाती है।
तभी देविका ज्योति को अपने घर आने के लिए कहती है। देविका और ज्योति दोनों अंदर जाती है, जहाँ देविका के नौकर ज्योति का अच्छे से स्वागत करते हैं, उसे चाय नाश्ता करवाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर अर्जुन आ जाता है। अर्जुन जिस तरह से अपने घर में देखकर ज्योति को हैरान हो जाता है और देविका अर्जुन को ज्योति के बारे में बताती है। तभी अर्जुन ज्योति से बोलता है, अरे ज्योति, यही तो मेरी माँ है, और माँ यही ज्योति है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। अब तो आपको पता चल गया होगा ना कि ज्योति कितनी अच्छी है। क्या ये तुम्हारी पसंद है? कहीं ना कहीं मैं भी यही चाह रही थी, ये लड़की की मेरे घर की बहू बने, और वह लड़की मेरे बेटे की पसंद है। इससे बेहतर सोने पर सुहागा और क्या हो सकता है। तो ज्योति, अब जो बात होगी ना वो तुम्हारे घर वालों से ही होगी। ऐसे ही कुछ दिन बाद दोनों परिवार वाले आपस में बैठकर ज्योति और अर्जुन दोनों की शादी की बातचीत कर रहे होते हैं। तभी ज्योति के पिता बिरजू अपनी समधन देविका से कहते हैं, बहन जी, वैसे हम बहुत गरीब हैं, बाकी हम चाहते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी में कोई कमी ना करें। अगर आपकी कोई इच्छा हो तो आप हमें बता सकती हैं। हाँ भाई साहब, इच्छा तो हमारी है, और हमें दहेज में ना टमाटर चाहिए। आपको तो पता ही है टमाटर का रेट आसमान छू रहा है, और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अगर दान दहेज देना ही है तो शादी में टमाटर ही भिजवा देना। ये सब सुनकर सभी लोग खुशी से हंसने लगते हैं। तभी बिरजू अपनी समधन से कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन जी। इस तरह से दोनों परिवार वालों की आपसी सहमति से ज्योति और अर्जुन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है, जहाँ ज्योति दहेज में खूब सारा टमाटर लेकर आती है। एक सरकारी टीचर थी, साथ ही बच्चों को लेकर वो बहुत ही सख्त थी। उसे अपनी क्लास में किसी भी तरह का शोर और हंसी मजाक पसंद नहीं था। ऐसे ही एक दिन निहारिका क्लासरूम में थी। तभी कुछ बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे। ये क्लासरूम है ये सब्जी मंडी, आपस में इतनी ज्यादा बातचीत क्यों कर रहे हो तुम सब? एग्जाम सर पे हैं, लेकिन तुम सब में किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भूल गए क्या कि मैं तुम्हारी निहारिका मैम हूँ? मुझे अपनी क्लास में बिल्कुल भी शोर पसंद नहीं आता। बेटा प्रिया, तुम्हारा मुंह बंद होगा या नहीं, या फिर मुझे मजबूरन तुम्हें क्लास से बाहर करना पड़ेगा? मैम, मैं तो बस एग्जाम से रिलेटेड बात कर रही हूँ। एग्जाम से रिलेटेड किसी को कोई बात नहीं करनी, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड जो बातचीत करनी थी मुझे वो मैं कर चुकी हूँ। सिलेबस पूरा खत्म है और अब रिवीजन करना है तो अपने आप करो। इसमें ना मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी ना तुम्हें किसी की हेल्प लेनी है। सारे बच्चे अपना रिवीजन खुद करेंगे, और ये बात ना मुझे दोबारा रिपीट करना ना पड़े, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी तुम 8th क्लास में हो और आगे जाके तुम क्या करोगे, कैसे करोगे? बोर्ड के एग्जाम आएंगे, यही तुम्हारी हरकत रहेगी, तब तुम कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। इसीलिए खुद पे भरोसा रखो। रिवीजन करनी है तो खुद करो, अपने आप करो। इतना बोलकर निहारिका अपने क्लास से बाहर चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद लंच हो जाता है। सारे बच्चे लंच कर रहे थे। तभी निहारिका के क्लास के 3 बच्चे प्रिया, अंजना, राहुल आपस में बातचीत करते हुए एक दूसरे से बोलते हैं, यार, इस निहारिका मैडम ने तो पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करवा दिया है। समझ नहीं आ रहा कि अब मैं एग्जाम कैसे दूंगी, कैसे पास होंगी। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है मेरा तो। यार, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया कि मैडम ने क्या पढ़ाया हमें, क्योंकि हमें तो हमेशा चीटिंग करने के भरोसे ही रहते थे ना, और इसके साथ तो अभी तक हम नकल करके पास हुए। हमें क्या पता था कि शादी के बाद हमारी मैडम बदल जाएंगी, और ये निहारिका मैडम जब तक रहेंगी तब तक नकल करना तो पॉसिबल ही नहीं है। कुछ तो करना पड़ेगा यार। वही तो, श्रुति मैडम कितनी अच्छी थी। जब भी वो क्लास में रहती थी तो मैडम के बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता था, और मैडम अपनी आशिकी में इतनी ज्यादा मस्त हो जाती थी कि हम पूरा पेपर नकल मारकर क्लियर कर देते थे। लेकिन ये निहारिका मैडम तो क्लास में अपना फोन भी नहीं उठाती। मुझे तो लगता है कि इस बार हम फेल हो जाएंगे। चल गाइस, ऐसी बातें मत कर। फेल हो जाएगा तो फेल हो जाएगा। लड़का होके इतनी जल्दी डर जाता है तू। अरे कुछ उपाय सोच, क्या करे और क्या ना करे। अबे वो चिमकांडी सोचने में थोड़ा सा समय लगता है। वो निहारिका मैडम है, क्लास में सीखने तो देती नहीं है, नकल मारना तो बहुत दूर की बात है। बाकी तू टेंशन मत ले, कुछ तो प्लान बनाते हैं ना। अगर फेल हो गया तो जानती है ना, पापा किसी गैराज में काम करने के लिए लगा देंगे, और तुम दोनों की तो शादी हो जाएगी। और लड़कियों का क्या है, सरकारी नौकरी वाले से शादी करती हैं और सेट हो जाती हैं। दिक्कत तो हम लड़कों को होती है। अरे यार बस बेकर, कितनी बकवास करता है तू। आजकल के समय में लड़की हो या लड़की, सबके लिए जरूरी है पढ़ाई करना। लेकिन फिर भी सच्चाई जानने के बाद ना हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा। पता नहीं क्यों, कब कॉलेज लाइफ आएगी हमारी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वो तीनों बच्चे जिनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था,
उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो एग्जाम कैसे देंगे, क्योंकि पूरा साल तो उन्होंने कुछ ही नहीं किया था। अब वो योजना बनाना शुरू कर देते हैं कि किस तरह से हम नकल मारे, वो भी निहारिका के नाक के नीचे रहकर, जो कि संभव नहीं था। देखते ही देखते एग्जाम का दिन नजदीक आ जाता है। सबसे पहला पेपर हिंदी का था। निहारिका बच्चों के चारों ओर चक्कर लगाया करती। इन सब से राहुल, अंजना, प्रिया बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बेचारे बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि उन्हें मौका मिले और चौका मारे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एग्जाम करने का समय खत्म हो जाता है। निहारिका सबका पेपर शीट ले लेती है। बेचारे वो तीनों स्कूल से घर आते हैं और आपस में बातचीत करते हुए एक दूसरे से बोलते हैं। मुझे तो लगता है राहुल कि हम फेल हो जाएंगे। आज हम तीनों ने कुछ भी नहीं किया, बस अपना नाम लिख कर आए पेपर शीट पर। ऐसे ही रहा तो क्या होगा, कुछ उपाय करना पड़ेगा ना, वरना निहारिका तुम्हें पास ही नहीं होने देगी। टेंशन मत ले प्रिया, मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। कल का पेपर हमारा बहुत अच्छा जाएगा। अब देख कैसे हम पास होते हैं। एक पेपर तो खराब हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा पेपर इतना अच्छा होगा हम तीनों का, जो कि पूरी क्लास में कोई नहीं कर पाएगा। अबे ऐसा क्या करेगा, मुझे भी बता दे। तुम दोनों कल देखना कि मैं क्या करता हूँ। ऐसे ही अगले दिन निहारिका सभी बच्चों की अटेंडेंस लेने के बाद उन सभी को आंसर शीट देती है। तभी राहुल उठकर निहारिका के पास आता है और बोलता है, मैम आज मैं आपके लिए लड्डू लेकर आया हूँ, लीजिए आप प्लीज। मैम मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आज मेरा बर्थडे है और मेरी मम्मी ने कहा था कि अपनी मैम को दे देना। आप मेरी फेवरेट मैम हो, प्लीज ले लो। अच्छा चलो, हैप्पी बर्थडे राहुल। वैसे तुम्हारा बर्थडे है इसलिए लड्डू खा रही हूँ, वरना मैं किसी भी स्टूडेंट के साथ इतना फ्रैंक नहीं होती, क्योंकि बच्चे सर पे चढ़ जाते हैं। चलो अभी अपना एग्जाम करो। राहुल निहारिका को लड्डू खिला देता है। थोड़ी ही देर बाद निहारिका के पेट में गुड़गुड़ होनी शुरू हो जाती है। दरअसल निहारिका का पेट खराब होने लगता है। बेचारी बार बार मजबूरन क्लास को छोड़कर वॉशरूम के चक्कर लगाना शुरू कर देती है। इसी बीच राहुल, अंजना और प्रिया तीनों मौका देखकर चौका मारना शुरू कर देते हैं और अपना पूरा का पूरा पेपर नकल मारकर कर लेते हैं और पूरी क्लास में सबसे पहले उन्हीं तीनों का पेपर हो जाता है। थोड़ी देर बाद निहारिका क्लास में आती है। तभी वो तीनों अपना आंसर शीट निहारिका को देते हुए उनसे बोलते हैं, क्या हुआ मैम, और हमारे एग्जाम हो गए, अब मेरा आंसर शीट रख लीजिए। क्या बात है, कुछ ज्यादा ही पढ़ाई करके आ गए तुम तो। हाँ मैम मेरा भी हो गया है और अब हम मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए हमारा एग्जाम अच्छा हुआ है आज। उन तीनों की हरकत से निहारिका समझ जाती है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। निहारिका आंसर शीट में से ही उन तीनों से सवाल जवाब करना शुरू कर देती है, लेकिन वो तीनों निहारिका का सही सही जवाब नहीं दे पा रहे थे। निहारिका अब पूरी तरह से श्योर हो जाती है कि जरूर इन्होंने कुछ तो गड़बड़ की है, लेकिन बेचारे का पेट इतना ज्यादा खराब था कि पूरी क्लास को पता चल जाता है कि मैडम का पेट खराब हो गया है। ऐसे ही अगले दिन निहारिका सीसीटीवी कैमरे में क्लास के बच्चों की सारी हरकतों को नोटिस करती है, जिसमें साफ साफ दिखाई देता है कि प्रिया, राहुल और अंजना तीनों मिलकर के एग्जाम कर लेते हैं। ये देखकर निहारिका को बहुत गुस्सा आता है और प्रिंसिपल को उन तीनों की इन हरकतों के बारे में बता देती है। इसके बाद प्रिंसिपल उन तीनों बच्चों का नाम काट कर हमेशा हमेशा के लिए हटा देती है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि धोखे से की गई कोई भी चीज ज्यादा समय तक नहीं टिकती। आज नहीं तो कल उसे सच्चाई के आगे झुकना ही पड़ता है।